पिछले सीजन में विधायक जी से टकराने के चलते सचिव जी का ट्रांसफर अभयपुरा नाम के किसी दूसरे गांव में करवा दिया गया। अगले 3 महीने बाद सचिव जी के एग्जाम भी थे, इसलिए उन्होंने अब सचिव की नौकरी छोड़कर अपने आने वाले MBA के एग्जाम पर फोकस करने का पूरा मन बना लिया था। उधर फुलेरा का पंचायत ऑफिस अब हर वक्त बंद ही रहा करता था। उसी के ठीक ऑपोजिट में प्रहलाद चा के शहीद बेटे राहुल पांडे के नाम पर एक लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी। वैसे आज पंचायत ऑफिस में नए सचिव की ज्वाइनिंग थी, पर प्रधान जी और विकास दोनों ही अपने अपने काम में लगे हुए थे। प्रधान जी अपनी भैंस को बांधने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ विकास अपनी बीबी खुशबू के साथ खुशी के 2 पल बिताने में। नए सचिव जब पंचायत ऑफिस पहुंचे तो वहां उन्हें पंचायत ऑफिस के दरवाजे पर ताला लटका हुआ दिखा। आसपास उनका स्वागत करने के लिए भी कोई नजर नहीं आ रहा था। पंचायत ऑफिस की दीवार पर लिखे प्रधान जी के नंबर पर जब उन्होंने फोन मिलाया तो सामने से उन्हें यह जवाब मिला, प्रधान जी, हम नया सचिव। नए सचिव को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उनकी मुलाकात चाय की टपरी पर बैठे भूषण और उसके चमचे विनोद से हुई। भूषण ने नए सचिव को बताया कि पुराने सचिव के ट्रांसफर के बाद पंचायत ऑफिस ज्यादातर बंद ही रहता है। अब क्योंकि पंचायत ऑफिस के किसी भी मेंबर ने नए सचिव का फोन रिसीव नहीं करा था और उन्हें आज ही शाम 7 बजे से पहले किसी भी तरह ज्वाइनिंग भी करनी थी, इसलिए उन्होंने भूषण के कहने पर पंचायत ऑफिस के ताले को तोड़ने का फैसला किया। उधर विकास को जब ये बात पता चली तो वो भागता हुआ प्रधान जी के पास गया। दरअसल प्रधान जी जानबूझकर नए सचिव की ज्वाइनिंग नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि अगर नए सचिव की ज्वाइनिंग हो जाती तो पुराने सचिव जी का ट्रांसफर कैंसिल नहीं हो पाता। प्रधान जी ने विकास को उसी वक्त प्रहलाद चा के साथ पंचायत ऑफिस पहुंचने के लिए कहा। उधर प्रहलाद चा अपने इकलौते बेटे राहुल के शहीद होने के बाद गम के समुद्र में डूब चुके थे। हंसना खेलना किसे कहते हैं, उन्हें अब इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं था। दिन भर शराब के नशे में वो एक पेड़ के नीचे पड़े रहते। विकास से जब उन्हें पता चला कि नया सचिव पंचायत ऑफिस का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो उसी वक्त विकास के साथ दंदनाते हुए पंचायत ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचते ही प्रहलाद चा ने अपने दोपहर का खाना खाना शुरू कर दिया और विकास को एक 6 फीट का कच्चा बांस लेने भेज दिया। उधर विनोद और भूषण एक कोने में खड़े होकर सारा माजरा समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता था कि अब गर्दा जरूर उड़ेगा। नए सचिव ने जब प्रहलाद चा की गुंडागर्दी देखी तो उन्होंने उसी वक्त विधायक जी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। दरअसल नया सचिव विधायक जी का खास आदमी था और उन्होंने ही नए सचिव की पोस्टिंग फुलेरा गांव में करवाई थी। उस वक्त विधायक जी को कोर्ट में किसी केस की सुनवाई में जाना था, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कंप्लेन करी कि प्रधान जी नए सचिव की ज्वाइनिंग नहीं होने दे रहे। कंप्लेन मिलते ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मंजू देवी और प्रहलाद चा को अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब पुराने सचिव यानी कि अभिषेक का ट्रांसफर कैंसिल करवाना नामुमकिन है, इसलिए नए सचिव की ज्वाइनिंग वो जल्द से जल्द करवाए। प्रहलाद चा, प्रधान जी और विकास तो इस निर्णय के खिलाफ थे, पर मंजू देवी के काफी रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार वही तीनों मान ही गए। शाम 7 बजने में अब बस कुछ ही मिनटों की देरी थी, तभी प्रधान जी और बाकी सब नए सचिव की ज्वाइनिंग करवाने पंचायत ऑफिस पहुंच गए। नए सचिव की ज्वाइनिंग बस होने ही वाली थी कि तभी प्रधान जी को DM मैडम का कॉल आया। उन्होंने बताया कि विधायक जी के ऊपर कुत्ता मारकर खाने का जो केस चल रहा था उसमें वे दोषी पाए गए हैं, इसलिए उन्हें अब 2 साल के लिए जेल भेजा जा रहा है, यानी कि उनकी विधायकी गई। साथ ही साथ DM मैडम ने मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके अभिषेक यानी कि पुराने सचिव जी का ट्रांसफर भी कैंसिल करवा दिया है। यह खबर मिलते ही प्रधान जी और बाकियों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने उसी वक्त नए सचिव को उनकी बाइक पर बिठाकर वहां से रवाना कर दिया। उधर सचिव जी को जब रिंकी से इस बारे में पता चला तो उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना ना रहा। अगले ही दिन अपनी बाइक पर सवार होकर वे फुलेरा गांव में लौट आए। एक दिन जगमोहन की दादी पंचायत ऑफिस में सचिव जी से मिलने पहुंची। उन्होंने सचिव जी को बताया कि जब से जगमोहन की शादी हुई है तब से जगमोहन ने उनका ख्याल रखना मानो छोड़ ही दिया है। कुछ दिन पहले जब किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ तो जगमोहन ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया और अब वो एक झोपड़ी में अकेले ही रहती है। इसलिए वो सचिव जी से प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत अपने लिए एक पक्के मकान की मांग करने आई थी। कुछ देर बाद सचिव जी मंजू देवी से मिलने उनके घर गए। वहाँ उन्हें प्रधान जी से पता चला कि बैंक जाते वक्त जगमोहन के घर के आगे सड़क पर बने गड्ढे में उनकी बाइक गिर गई थी, जिससे मंजू देवी के पाँव में मोच आ गई है। तभी सचिव जी ने प्रधान जी को बताया कि आज जगमोहन की दादी पंचायत ऑफिस आई थी प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत अपने लिए एक पक्के मकान की मांग करने। इस पर मंजू देवी ने कहा कि जगमोहन का तो खुद का पक्का मकान है, फिर उसे प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना का लाभ कैसे मिल सकता है। सचिव जी ने बताया कि दरअसल जगमोहन ने अपनी दादी को घर से निकाल दिया है और अब वो उनसे अलग एक झोपड़ी में रहती है। इस पर प्रधान जी ने बताया कि आज दोपहर जब वो मंजू देवी को लेकर बैंक जा रहे थे तब उन्होंने खुद जगमोहन की दादी को जगमोहन के घर में देखा था।
शायद वो झूठ बोलकर प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना का लाभ उठाना चाहती है। ये सुनते ही सचिव जी विकास को साथ लेकर जगमोहन के घर चेकिंग करने पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि जगमोहन की दादी झूठ बोल रही थी। वो तो अभी भी जगमोहन के साथ ही रहती है और उनके बीच कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। जगमोहन ने जब देखा कि उसका प्लान फेल हो चुका है, तब उसने अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र चलाते हुए सचिव जी से कहा कि वो गांव में हर जगह यह हल्ला कर देगा कि प्रधान जी और मंजू देवी उसके घर के बाहर सड़क पर बने गड्ढे में गिर गए थे। गांव वालों को जब फुलेरा के एकमात्र सड़क का हाल पता चलेगा, तब वे अगले इलेक्शन में प्रधान जी को वोट देने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी प्रधान जी ने सड़क बनवाने का वादा किया था, पर विधायक फंड से पैसा न मिल पाने के कारण वे अपना वादा निभा नहीं पाए। इधर प्रधान जी को भी इसी बात का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने सचिव जी से रिक्वेस्ट की कि वे जगमोहन को प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत एक घर दे दे, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। सचिव जी को डर था कि अगर चेकिंग में वे पकड़े गए तो प्रधान जी तो किसी तरह बच जाएंगे, पर उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। वैसे भी प्रधान जी जो करने के लिए कह रहे थे वो एक गैर कानूनी अपराध के अंतर्गत आता है। हालांकि बाद में सचिव जी भी इस अपराध को करने के लिए राजी हो जाते हैं। उन्होंने जगमोहन और उसकी दादी को समझा दिया था कि उन्हें अब अलग अलग रहने का नाटक करना होगा, ताकि चेकिंग के दौरान कहीं वे पकड़े न जाए। इसलिए जगमोहन ने गांव वालों के सामने ही अपनी दादी को अपने घर से बाहर निकाल दिया, ताकि गांव वालों को लगे कि सच में जगमोहन और उसकी दादी अब अलग अलग रह रहे हैं और किसी को उन पर शक भी ना हो। कुछ दिन बाद जब प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना की लिस्ट निकली, तो उसमें भूषण ने विनोद और माधव का नाम सर्च किया, पर दोनों में से किसी का भी नाम उस लिस्ट में नहीं था। तभी माधव ने देखा कि जगमोहन की दादी यानी कि दमयंती देवी का नाम उस लिस्ट में शामिल था। उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर दमयंती देवी का नाम उस लिस्ट में कैसे आ सकता है, जबकि दमयंती देवी तो अपने पोते जगमोहन के साथ ही रहती है। इस पर विनोद ने बताया कि कुछ दिन पहले जगमोहन ने अपनी दादी को अपने घर से निकाल दिया था, जिसके बाद से वो अकेले एक झोंपड़े में रह रही है। तभी माधव ने बताया कि आज सुबह जब वो बकरी चराने जा रहा था, तब उसने जगमोहन की बीवी को जगमोहन की दादी को खाना देते हुए देखा था। फिर कैसे दोनों अलग अलग रह सकते हैं, जबकि दमयंती देवी खाना जगमोहन के घर में ही खाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए भूषण विनोद और माधव को साथ लेकर जगमोहन के घर पहुंचा। पर सचिव जी से जगमोहन को पहले ही पता चल चुका था कि भूषण उसके घर जांच पड़ताल करने आने वाला है, इसलिए उसने भूषण के पहुंचने से पहले ही अपनी वाइफ के साथ मिलकर नाटक करना चालू कर दिया था। भूषण ने देखा कि जगमोहन की दादी झोपड़ी में अकेले पड़ी दर्द से करा रही थी, इसलिए उसने गांव के एकमात्र कंपाउंडर को जगमोहन की दादी का इलाज कराने के लिए बुलाया। कंपाउंडर ने थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने के बाद पेट में गैस होने का अनुमान लगाया और उसी वक्त गैस की टेबलेट जगमोहन की दादी को जबरदस्ती खिला दी। अब क्योंकि वो एक महज गैस की टेबलेट थी, इसलिए उस वक्त तो जगमोहन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर रात होते ही उस टेबलेट की वजह से जगमोहन की दादी को तेज बुखार चढ़ गया। खबर मिलते ही सचिव जी और प्रहलाद चा एक टेम्पो लेकर जगमोहन के घर पहुंचे और उसी वक्त जगमोहन और उसकी दादी को टेम्पो में बिठाकर गांव के अस्पताल ले गए। खैर समय पर अस्पताल पहुंच जाने की वजह से जगमोहन की दादी अब खतरे से बाहर थी। अगले ही दिन वो जगमोहन के साथ वापस घर भी लौट आई। अब जगमोहन के समझ में ये बात तो आ गई थी कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत एक घर मिल भी जाता है, तो भी उसे अपनी दादी से अलग ही रहना होगा। जगमोहन ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहता था। उसके लिए ईंट पत्थर से बने मकान से ज्यादा अपनी दादी जी प्यारी थी, पर उसके लाख कहने पर भी जगमोहन की दादी ने प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना की लिस्ट से अपना नाम वापस लेने से मना कर दिया। यह देखकर जगमोहन प्रहलाद चा के पास गया और उन्हें उसकी दादी जी को समझाने के लिए कहा। प्रहलाद चा को पता था कि अपनों के बिछड़ने से खुद पर क्या बीतती है, इसलिए वो जगमोहन की दादी को अपने साथ अपने घर ले गए। वो घर जहाँ कभी प्रहलाद चा अपने शहीद बेटे राहुल के साथ रहा करते थे, आज राहुल के बिना वो घर प्रहलाद चा को काटने को दौड़ता था। अपनी मेहनत से एक एक ईंट पत्थर से उन्होंने अपने बेटे के लिए वो घर बनाया था, पर आज पिछले 6 महीनों से उन्होंने उस घर में कदम भी नहीं रखा था। प्रहलाद चा जगमोहन की दादी को बस इतना समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अपनों के बिना आप झोपड़ी में रहो या किसी आलीशान महल में, वो अपना नहीं लगता। अगर कल को उन्हें प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत घर मिल भी जाता है, तो भी उन्हें जगमोहन से हमेशा के लिए अलग ही होकर रहना होगा। अब जिसके लिए वो इतना कर रही है, अगर उनके ही साथ रहने को ना मिले तो ऐसे घर का वो क्या ही करेंगी। प्रहलाद चा की यह बात आखिरकार जगमोहन की दादी को समझ में आ ही गई और उन्होंने उसी वक्त प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना की लिस्ट से अपना नाम वापस ले लिया। अब इस सब के बाद उस लिस्ट में किसका नाम आएगा, उसी का इंतजार विनोद और माधव को भी था, क्योंकि उन दोनों ने भी प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा था। लेकिन एक बार फिर दोनों में से किसी का भी नाम उस लिस्ट में नहीं आया। तभी भूषण ने एक बात नोटिस की कि लिस्ट में पश्चिमी फुलेरा, जिधर प्रधान जी का घर है, उस तरफ प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत 8 घर दिए गए हैं, जबकि भूषण
जो कि पूर्वी फुलेरा में रहता है, उधर सिर्फ 4 ही घर दिए गए। भूषण को लगा कि जरूर प्रधान जी अगले इलेक्शन में वोट बटोरने के चक्कर में पश्चिमी फुलेरा के लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, और असल में ऐसा था भी। इसी बात को लेकर भूषण ने पंचायत ऑफिस में बवाल मचा दिया। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि प्रधान जी अपना वोट बैंक बटोरने के चक्कर में गांव का बंटवारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ विधायक जी बेल पर रिहा हो चुके थे। भूषण को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत अपनी बीवी क्रांति देवी, विनोद और माधव को साथ लेकर विधायक जी से मिलने पहुंच गया। उन्होंने विधायक जी से कहा कि उन्हें फुलेरा के लोगों से शांति समझौता कर लेनी चाहिए, ताकि आने वाले विधायक जी के इलेक्शन में उन्हें फुलेरा के लोगों का सपोर्ट मिल सके। बदले में बस वे फुलेरा की सड़क बनवा दे। इस पर विधायक जी ने भूषण से पूछा कि ऐसा करने पर उन्हें क्या मिलेगा, सारा फायदा तो भूषण को ही होने वाला है। इस पर भूषण ने विधायक जी से कहा कि जब भूषण की बीवी यानी कि क्रांति देवी अगले प्रधान के चुनाव में जीत जाएगी तो विधायक जी को प्रधान जी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिलेगा। विधायक जी भूषण की मदद करने के लिए राजी हो गए। उनके राजी होते ही भूषण क्रांति देवी, विनोद और माधव को साथ लिए पंचायत ऑफिस पहुंचा। उसने वहां मौजूद वार्ड मेंबर से कहा कि विधायक जी फुलेरा के साथ शांति समझौता करने के लिए मान गए हैं और वे फुलेरा की सड़क को बनवाने के लिए फंड का भी इंतजाम करेंगे। अब क्योंकि भूषण ने विधायक जी को इस काम के लिए मनाया था, इसलिए वहां मौजूद सभी वार्ड मेंबर्स के बीच भूषण और उसकी बीवी की वाहवाही होने लगी। कुछ दिनों बाद फाइनली विधायक जी शांति समझौता करने फुलेरा गांव आने वाले थे। आज तो भूषण भी जवाहर कोट पहने हाथों में फूल माला लिए विधायक जी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी विधायक जी अपनी बेटी चित्रा के साथ पंचायत ऑफिस पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने प्रधान जी को इग्नोर करा और सीधे भूषण के पास जाकर सारे गांव वालों के सामने उसकी वाहवाही करने लगे। फूलों का हार भी उन्होंने सबसे पहले भूषण के हाथों ही पहना। फिर उन्होंने शहीद राहुल पांडे की मूर्ति का माल्यार्पण करा और दोपहर का खाना खाने विनोद के घर की ओर चल पड़े। पर बात कुछ हजम नहीं हुई। उस दिन तो जब विनोद भूषण के साथ विधायक जी से मिलने पहुंचा था, तब विधायक जी ने तो उसे अपने सोफे पर बैठने भी नहीं दिया था। फिर आज वो विनोद के घर उसके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हैं? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, गरीब की थाली में पुलाव आया है। लगता है फिर से चुनाव आया है। खैर, मंजू देवी जिन्होंने विधायक जी के स्वागत के लिए गर्मा गर्म पूरी और कटहल की सब्जी बना रखी थी, उन्हें यह देखकर बहुत बुरा लगा। इधर विधायक जी अपनी पूरी पलटन के साथ विनोद के घर पहुंच चुके थे। वहां जब विनोद ने डेगची का घूंघट हटाया तो उसमें पड़े मटन करी को देखकर विधायक जी के मुंह में पानी आ गया, बिल्कुल ऐसे। ओ, अब समझ में आया कि विधायक जी प्रधान जी को छोड़कर विनोद के घर क्यों आए थे। कहाँ कटहल और कहाँ मटन करी। दबाकर मटन कसने के बाद विधायक जी एक कबूतर को हवा में उड़ाकर शांति समझौता का बिगुल बजाने वापस पंचायत ऑफिस पहुंचे। उन्होंने जैसे ही उस कबूतर को हवा में उछाला, वैसे ही वो कबूतर धड़ाम से नीचे आ गिरा। पास ही खड़े कबूतर के मालिक बम बहादुर ने जब उस कबूतर को टटोल कर देखा तो उसे पता चला कि उसका प्यारा कबूतर अब मर चुका है। बम बहादुर ने अपने कबूतर के कत्ल का इल्जाम विधायक जी पर लगा दिया। इतना सुनते ही विधायक जी के चमचे छुट्टन ने बम बहादुर का कॉलर पकड़ लिया। अपने ही गांव में अपने ही लोगों की बेइज्जती होते देख वहां खड़े गांव वाले विधायक जी पर भड़क उठे। पर इससे पहले कि माहौल और गर्म होता, विधायक जी अपनी पलटन के साथ वहां से निकल लिए। उनके जाते ही शांति समझौते का जो निर्णय था वो भी धूल खाता हुआ विधायक जी के साथ चला गया। देर रात बलिया समाचार से 2 न्यूज रिपोर्टर आज दोपहर हुए उस कबूतर कांड का इंटरव्यू लेने बम बहादुर से मिलने पहुंचे। बम बहादुर को पता था कि अगर उसने विधायक जी के खिलाफ कोई भी इंटरव्यू दिया तो उसी पल से उसका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। हालांकि प्रधान जी और सचिव जी के समझाने पर आखिरकार बम बहादुर विधायक जी के खिलाफ इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गया। बम बहादुर के उस इंटरव्यू के चलते पूरे क्षेत्र में यह बात फैल गई कि विधायक जी ने जानबूझकर उसके कबूतर को मारा है। एक तो वैसे ही विधायक जी पर कुत्ता मारकर खाने का केस चल रहा था और ऊपर से अब ये नया बखेरा। उन्होंने उसी वक्त भूषण को बुलाया और उसे कहा कि वो जाकर बम बहादुर को एक नया इंटरव्यू देने के लिए कहे और साथ ही साथ यह भी कह दे कि कबूतर बीमार था इसलिए मर गया, और अगर बम बहादुर ने ऐसा करके उनसे इंटरव्यू के जरिए माफी नहीं मांगी तो वो उसका वो हश्र करेंगे कि पूरा फुलेरा गांव याद रखेगा। भूषण ने जब ये बात बम बहादुर को बताई तो उसने उसी वक्त विधायक जी की बात मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अगर विधायक जी उसे प्यार से ऐसा करने के लिए कहते तो शायद वो उनकी बात मान भी लेता। बम बहादुर ने विधायक जी के खिलाफ एक और इंटरव्यू दिया और इस बार तो मंजू देवी और प्रधान जी के साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी फुलेरा के कुछ लोग भी इंटरव्यू में बम बहादुर के पीछे खड़े थे, ताकि पूरे गांव में ये बात फैल जाए कि प्रधान जी पूरे गांव के साथ है, न कि सिर्फ पश्चिमी फुलेरा वालों के साथ। ये बात जब विधायक जी को पता चली तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने बम बहादुर को सबक सिखाने के लिए बबलू और डब्लू को अपने पास बुलाया और उन्हें बम बहादुर की टांग तोड़ने की सुपारी दी।
सुपारी मिलते ही दोनों बम बहादुर को ढूंढने लगे। फाइनली कुछ घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें बम बहादुर एक पोखरी के पास मिल ही गया। पर बम बहादुर निकला उसेन बोल्ट का चाचा। चीते की रफ्तार से भागता हुआ वो पंचायत ऑफिस पहुंच गया। उसने सभी को बताया कि विधायक जी ने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पंचायत ऑफिस में अब इस बात को लेकर मीटिंग होने लगी कि आखिरकार विधायक जी को कैसे सबक सिखाया जाए। तभी सचिव जी ने कहा कि विधायक जी अपना घोड़ा बेच रहे हैं। जरा सोचो, जिस फुलेरा गांव को वो 2 कौड़ी का भी नहीं समझते, अगर उसी फुलेरा गांव के किसी व्यक्ति ने विधायक जी का घोड़ा खरीद लिया तो क्षेत्र में विधायक जी की कितनी बेइज्जती होगी। सचिव जी का आइडिया वहां मौजूद सभी लोगों को काफी पसंद आया, पर बात यह थी कि विधायक जी अपना घोड़ा फुलेरा के किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचने वाले थे, तो आखिर उनसे उनका घोड़ा कैसे हासिल किया जाए। तभी सचिव जी को याद आया कि उन दिनों परमेश्वर चा के दामाद यानी कि गणेश रवीना को लेकर फुलेरा घूमने आए हुए थे, और तो और गणेश को विधायक जी पहचानते भी नहीं थे, तो क्यों न गणेश को ही घोड़ा खरीदने के लिए भेजा जाए। अब आइडिया तो काफी अच्छा था, पर बात यह थी कि क्या वो अरियल गणेश सचिव जी की मदद करने के लिए राजी होगा भी या नहीं। पर ये क्या, गणेश तो अपनी उंगलियों पर सुदर्शन चक्र घुमाते हुए तैयार खड़े थे। प्रहलाद चा ने अपनी सेविंग्स में से 5 लाख रुपए गणेश को घोड़ा खरीदने के लिए दे दिए। सबने उन्हें मना करने की काफी कोशिश की, पर प्रहलाद चा नहीं माने। उन्होंने कहा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने पाई पाई जोड़कर पैसे बचाए थे, अब तो वो बेटा रहा ही नहीं, तो वे इतने सारे पैसों का आखिर क्या ही करेंगे। खैर, प्रहलाद चा से पैसे लेकर गणेश, रवीना, रिंकी और सचिव जी विधायक जी से घोड़ा खरीदने निकल पड़े। वैसे गणेश को रवीना से यह बात पता चल गई थी कि रिंकी और सचिव जी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए गांव से निकलते ही गणेश ने सचिव जी को पीछे जाकर रिंकी के साथ बैठने के लिए कहा। पहले तो रिंकी और सचिव जी ने गणेश को मना करने की काफी अच्छी एक्टिंग की, पर आखिरकार लास्ट में दोनों एक साथ बैठ ही गए। विधायक जी के घर पहुंचने से पहले रिंकी और सचिव जी घोड़े को लादने के लिए एक टेम्पो की व्यवस्था करने चले गए थे। इधर गणेश और रवीना ने फाइनली विधायक जी के घोड़े को 5 लाख रुपए में खरीद लिया। अपने घोड़े को विदा करते वक्त विधायक जी की आंखों में आंसू भर आए थे, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि पंडित जी ने उन्हें किसी भी तरह के पशु पक्षी से दूर रहने के लिए कहा था। घोड़ा खरीदकर जब गणेश वापस गांव लौटे तो पूरे गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया। तभी वहां से गुजर रहे भूषण की नजर विधायक जी के घोड़े पर पड़ी। उसने उसी वक्त विधायक जी को इस बारे में खबर दे दी। विधायक जी को जैसे ही ये बात पता चली कि प्रधान जी ने छल से उनका घोड़ा उनसे खरीद लिया है, तो उनके गुस्से की कोई सीमा ना रही। आनंद फानन में उन्होंने असला बारूद अपनी टोयोटा में लोड करवाई और पूरे फौज के साथ फुलेरा पर धावा बोलने निकल पड़े। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात भूषण से हुई। भूषण ने विधायक जी को समझाने की काफी कोशिश की कि अभी इलेक्शन का टाइम है और ऐसे में अगर विधायक जी फुलेरा पर हमला करते हैं तो अगले इलेक्शन में उनका पूरा सपोर्ट चला जाएगा। पर बात अब विधायक जी की इज्जत पर आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने भूषण की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने भूषण से वापस गांव जाकर उनका घोड़ा लेकर आने के लिए कहा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर 3 बजे तक उन्हें उनका घोड़ा वापस नहीं मिला तो वो फुलेरा पर हमला कर देंगे। भूषण भागता हुआ पंचायत ऑफिस पहुंचा और वहां मौजूद सभी मेंबर्स को विधायक जी की धमकी के बारे में बताने लगा, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और सभी ने मिलकर उसे वहां से भगा दिया। प्रधान जी और बाकी सभी ने यह फैसला किया कि अब वे भी मिलकर विधायक जी का मुकाबला करेंगे। इधर 3 बजते ही विधायक जी ने अपना आपा खो दिया और उसी वक्त फुलेरा की ओर निकल पड़े। उधर पंचायत ऑफिस के बाहर प्रधान जी भी बाकी सभी के साथ विधायक जी के आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ भूषण अपनी बीवी क्रांति देवी, विनोद और माधव के साथ शांति समझौता करने का नाटक कर रहा था, ताकि अगले प्रधान के इलेक्शन में वो अपनी नेतागिरी चमका सके। विधायक जी ने आते ही प्रधान जी के ऊपर बंदूक तान दी। उधर प्रहलाद चा भी पानी की टंकी पर सवार विधायक जी के सर पर निशाना साधे खड़े थे। उन्हें बस एक इशारे का इंतजार था। तभी मामले को शांत कराने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोकल थाना प्रभारी को लेकर वहां आ पहुंचे। बीडीओ ने किसी तरह विधायक जी को शांत कराते हुए उनकी बात डीएम मैडम से करवाई। उधर डीएम मैडम ने सांसद को लाइन पर लिया हुआ था। सांसद के समझाने पर आखिरकार विधायक जी ने अपनी बंदूक नीचे कर ही ली और उसी वक्त अपनी पलटन लेकर वहां से चले गए। उनके जाते ही फुलेरा के लोगों ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद सचिव जी एग्जाम देने बनारस जा रहे थे। प्रहलाद चा, विकास और प्रधान जी सचिव जी को बस स्टॉप पर छोड़ने आए हुए थे। तभी बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्रहलाद चा ने किसी तरह सचिव जी को बस में बिठाकर वहां से रवाना कर दिया, पर उन गुंडों ने उन तीनों को एक कोने में घेर ही लिया। तभी उनमें से किसी एक ने प्रधान जी पर गोली चला दी। खबर मिलते ही सचिव जी अपने मौसेरे भाई आदित्य को लेकर भागते हुए फकोली बाजार के अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि गोली प्रधान जी के कंधे में लगी थी, इसलिए वो अब खतरे से बाहर थे। सचिव जी ने अंदाजा लगाया कि जरूर विधायक ने ही बदला लेने के लिए प्रधान जी पर गोली चलवाई होगी। तभी विधायक जी भी प्रधान जी का हालचाल पूछने वहां आ धमके। उन्होंने सचिव जी को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने प्रधान जी पर गोली नहीं चलवाई है। अगर वो चलवाते
तो आज प्रधान जी जिंदा नहीं बचते। तभी पास खड़े भूषण ने कहा कि हो सकता है कि प्रधान जी ने खुद ही खुद पर गोली चलवाई हो, ताकि अगले इलेक्शन में वो लोगों की सहानुभूति बटोर सके। इतना सुनते ही सचिव जी ने करारा थप्पड़ भूषण की गाल पर दे मारा। बस इतना ही होने की देरी थी। उसी वक्त सचिव जी और विधायक जी के लोगों में मार हो गया। एक आध लठ तो सचिव जी ने विधायक जी के ऊपर भी बजा डाली। खैर, पूरा कांड होने के बाद सभी लोगों को थाने ले जाया गया। वैसे आपको क्या लगता है, प्रधान जी पर गोली आखिर किसने चलाई होगी? मुझे तो लगता है कि यह काम जरूर भूषण का ही होगा, क्योंकि भूषण विधायक जी को फंसाकर खुद की राजनीति चमका सकता है और वो काफी चालाक भी है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, जिस रफ्तार से रिंकी और सचिव जी की कहानी आगे बढ़ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि दोनों में से कोई एक सीजन 10 में ही जाकर एक दूसरे को प्रपोज करेंगे।